साध्वी लड़की को देखकर करोड़पति लड़का दिल हार बैठा। लेकिन मंदिर में जो हुआ उसने पूरे तिरुपति को हिला दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, तिरुपति के प्रसिद्ध मंदिर के बाहर उस दिन अचानक हंगामा मच गया। सैकड़ों लोगों की भीड़ एक ही दिशा में देख रही थी। एक करोड़पति लड़का अपनी सफेद गाड़ी से उतरकर एक साध्वी लड़की को लगातार देखे जा रहा था। मंदिर के मुख्य पुजारी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आसपास खड़े लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद इसी मंदिर में ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे तिरुपति को हिला देगा। उस साध्वी लड़की का नाम था पद्मावती और उस करोड़पति लड़के का नाम था विक्रम रेड्डी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस दिन से नहीं हुई थी। इस कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। तिरुपति की सुबह हमेशा की तरह भक्ति और श्रद्धा से भरी हुई थी। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी। नारियल के ऊंचे पेड़ हवा के साथ झूम रहे थे। सड़क के दोनों ओर फूलों की छोटी छोटी दुकानें सजी हुई थी। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ थी। उसी भीड़ के बीच सफेद साड़ी पहने एक लड़की हाथ में फूलों की टोकरी लिए मंदिर की ओर बढ़ रही थी। वह थी पद्मावती। पूरे तिरुपति में उसकी चर्चा होती थी। कोई उसे देवी समान मानता था, कोई उसे साध्वी कहता था, कोई कहता था कि उसने संसार का त्याग कर दिया है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। पद्मावती रोज सुबह सबसे पहले मंदिर पहुंचती थी। वह मंदिर के आंगन की सफाई करती, भगवान के चरणों में फूल चढ़ाती, बुजुर्ग श्रद्धालुओं की मदद करती और फिर पूरे दिन मंदिर की सेवा में लगी रहती। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी सुंदरता नहीं थी, उसकी पहचान उसका व्यवहार था। वो हर किसी से मुस्कुराकर बात करती थी। गरीब हो या अमीर, बड़ा हो या छोटा, सबके लिए उसके दिल में सम्मान था। मंदिर के मुख्य पुजारी वेंकटाचार्य भी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। लेकिन फिर भी एक बात उन्हें हमेशा परेशान करती थी। पद्मावती कभी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती थी। न अपना अतीत, न अपना दर्द, न अपने परिवार की कहानी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। दोस्तों, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं एक अधूरापन दिखाई देता था। उस दिन भी वह मंदिर की सीढ़ियों पर फूल सजा रही थी। तभी मंदिर के सामने अचानक एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी इतनी महंगी थी कि आसपास खड़े लोग उसे देखने लगे। दरवाजा खुला और बाहर निकला एक लंबा, आकर्षक और सभ्य युवक। वह था विक्रम रेड्डी, तिरुपति के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक का इकलौता बेटा। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान घर, बड़ा कारोबार, लेकिन फिर भी व्यवहार में बेहद सरल। मंदिर आने वाले लोग उसे पहचानते थे। कई लोग हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करने लगे। विक्रम मुस्कुराकर सबका अभिवादन स्वीकार करता हुआ मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर पद्मावती पर पड़ी और उसके कदम अचानक रुक गए। वो कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। पद्मावती सफेद साड़ी में मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसके हाथ में फूलों की टोकरी थी। सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो आज के समय में बहुत कम लोगों के पास होता है। विक्रम ने जाने कितनी सुंदर लड़कियां देखी थी, लेकिन पद्मावती में कुछ अलग था, बहुत अलग। ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया अचानक शांत हो गई हो। वो बस उसे देखता रह गया। उधर पद्मावती को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से सिर उठाया। दोनों की नजरें मिली, बस कुछ पल के लिए, लेकिन उन कुछ पलों में जैसे बहुत कुछ कह दिया गया। पद्मावती ने तुरंत नजरें झुका ली और मंदिर के भीतर चली गई। लेकिन विक्रम वहीं खड़ा रह गया। उसका दोस्त रवि उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? पहली बार किसी को देखकर ऐसे रुक गए? विक्रम ने धीमी आवाज में पूछा। वो लड़की कौन है? रवि ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। तुम उसे नहीं जानते? नहीं, पूरा तिरुपति जानता है उसे। उसका नाम पद्मावती है। लोग उसे साध्वी कहते हैं। साध्वी, ये शब्द सुनते ही विक्रम कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसने एक बार फिर मंदिर की ओर देखा, जहां पद्मावती अभी अभी अंदर गई थी। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उस दिन उसने भगवान के दर्शन तो किए,
लेकिन उसका मन बार बार उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। दूसरी तरफ मंदिर के बाहर खड़े कुछ लोगों ने भी यह सब देख लिया था। एक आदमी बोला, लगता है करोड़पति साहब का दिल फिसल गया। दूसरा हंसकर बोला, लेकिन जिस लड़की को वो देख रहे हैं वो कोई साधारण लड़की नहीं है। तीसरा आदमी बोला, अगर वह सच में साध्वी है तो ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैलने लगी। उधर वेंकटाचार्य ने भी विक्रम की नजरें देख ली थी। उनके मन में एक अजीब सी चिंता पैदा हो गई। उन्हें लग रहा था कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो मंदिर की शांति को भंग कर सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कहानी उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस पद्मावती को पूरा तिरुपति साध्वी समझ रहा था वो वास्तव में साध्वी थी ही नहीं। उसकी जिंदगी में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने के बाद लोगों की सोच पूरी तरह बदलने वाली थी। दोस्तों, आगे कहानी में पद्मावती के अतीत का एक ऐसा दर्दनाक सच सामने आएगा जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएं। और यहीं से विक्रम और पद्मावती की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। पद्मावती के अतीत का एक ऐसा दर्द था जिसके बारे में तिरुपति में कोई नहीं जानता था। लोग उसे साध्वी समझते थे, लेकिन हर रात जब वह अपने छोटे से घर में अकेली होती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। मंदिर से कुछ दूरी पर उसका एक छोटा सा फूलों का ठेला था। वहीं से उसकी रोजी रोटी चलती थी। सुबह मंदिर की सेवा और दिन भर फूलों की छोटी सी दुकान, यही उसकी दुनिया थी। उस दिन भी वह मंदिर से लौटकर अपनी दुकान पर पहुंची। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी। बांस की लकड़ियों से बना छोटा सा छज्जा, सामने गेंदे, चमेली, गुलाब और तुलसी की मालाएं। दुकान के पीछे भगवान वेंकटेश्वर की छोटी सी तस्वीर लगी हुई थी। पद्मावती रोज सबसे पहले उस तस्वीर के सामने दीपक जलाती थी, फिर अपना काम शुरू करती थी। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया, लेकिन उसका मन कहीं और था। बार बार उसे मंदिर का वही दृश्य याद आ रहा था। विक्रम की नजरें, उसका बार बार उसकी तरफ देखना और फिर अचानक उसका मुस्कुरा देना। पद्मावती ने सिर झटक दिया। वह ऐसे विचार अपने मन में आने ही नहीं देना चाहती थी। उधर दूसरी तरफ विक्रम अपने विशाल घर में बैठा था, लेकिन उसका मन व्यापार में नहीं लग रहा था। उसके सामने कई महत्वपूर्ण कागज रखे थे, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार पद्मावती का चेहरा आ रहा था। आखिर उसने अपने मित्र रवि को बुलाया। रवि कमरे में आया तो हंसते हुए बोला, मैं समझ गया क्यों बुलाया है। विक्रम मुस्कुराया, क्या समझ गए? उसी सफेद साड़ी वाली लड़की के बारे में पूछना है ना? विक्रम चुप हो गया। रवि जोर से हंस पड़ा, पहली बार तुम्हें किसी लड़की के बारे में इतना सोचते देख रहा हूं। विक्रम खिड़की की तरफ देखने लगा। पता नहीं रवि, उसमें कुछ अलग है। अलग तो है, पूरा तिरुपति उसकी इज्जत करता है। उसका परिवार कोई नहीं जानता, वह अकेली रहती है। विक्रम कुछ देर तक सोचता रहा। उसका मन पद्मावती के बारे में और जानने को कर रहा था। उधर शाम होने लगी थी। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। पद्मावती की दुकान पर भी लोग फूल खरीदने आ रहे थे। वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करती। किसी गरीब भक्त के पास पैसे कम होते तो वो बिना पैसे लिए भी फूल दे देती। एक बुजुर्ग महिला दुकान पर आई। उसने कांपते हाथों से कुछ सिक्के निकाले। बेटी, इतने में माला मिल जाएगी। पद्मावती मुस्कुराई। उसने सबसे सुंदर माला उठाई और बुजुर्ग महिला के हाथ में रख दी। महिला की आंखें भर आई। बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। पद्मावती हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में दर्द उठ गया, क्योंकि जब भी कोई उसे खुश रहने का आशीर्वाद देता था उसे अपने माता पिता की याद आ जाती थी। तभी अचानक दुकान के सामने एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। पद्मावती ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आसपास खड़े लोगों की नजरें उधर चली गई। दरवाजा खुला और गाड़ी से विक्रम रेड्डी उतरा। उसे अपनी दुकान की तरफ आता देखकर पद्मावती चौंक गई। विक्रम धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भगवान के लिए फूल चाहिए। पद्मावती ने बिना उसकी तरफ देखे फूलों की एक माला उठा दी। ये ले जाइए। विक्रम ने माला ले ली, लेकिन जाने के बजाय वहीं खड़ा रहा।
पद्मावती ने पहली बार उसकी तरफ देखा। और कुछ चाहिए? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। हाँ। क्या? आपका नाम तो पता चल गया, लेकिन आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? पद्मावती कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर बोली, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। यह कहकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। विक्रम उसके जवाब पर मुस्कुरा दिया। उसे पहली बार किसी ने इस तरह जवाब दिया था। तभी पीछे खड़े कुछ लोग फुसफुसाने लगे, देखो, करोड़पति फिर आ गया। सीधे फूलों की दुकान पर पहुंच गया। मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। उनकी बातें धीरे धीरे फैलने लगी। उसी समय मंदिर के मुख्य पुजारी वेंकटाचार्य वहां पहुंच गए। उन्होंने विक्रम को पद्मावती की दुकान पर खड़ा देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन वेंकटाचार्य ज्यादा खुश नहीं दिखे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, विक्रम बेटा, मंदिर में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। विक्रम समझ नहीं पाया। मैं आपका मतलब नहीं समझा। वेंकटाचार्य ने पद्मावती की तरफ देखा, फिर बोले, कुछ दूरियां बनाए रखना ही बेहतर होता है। ये सुनकर वहां खड़े लोगों के चेहरे बदल गए। सब समझ गए कि पुजारी क्या कहना चाहते हैं। पद्मावती का चेहरा भी उतर गया। विक्रम ने पहली बार महसूस किया कि लोग उसे और पद्मावती को लेकर बातें बना रहे हैं। दोस्तों, लेकिन उसके दिल में एक सवाल लगातार उठ रहा था। अगर पद्मावती सच में साध्वी है, तो उसकी आंखों में इतना दर्द क्यों है? और अगर वह साध्वी नहीं है, तो वह अपनी जिंदगी इस तरह क्यों जी रही है? उस रात विक्रम को नींद नहीं आई। और दूसरी तरफ पद्मावती अपने घर में बैठी अपने माता पिता की पुरानी तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोली, मैं आपका वचन निभा रही हूं अम्मा, अप्पा, लेकिन पता नहीं भगवान मेरी परीक्षा कब खत्म करेंगे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे बड़ा रहस्य अब ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहने वाला। दोस्तों, आगे कहानी में पद्मावती के माता पिता से जुड़ा ऐसा सच सामने आने वाला है जो विक्रम को भीतर तक हिला देगा। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां प्रेम, त्याग और दर्द तीनों एक साथ दिखाई देंगे। उस रात पद्मावती की आंखों में नींद नहीं थी। छोटे से घर के कोने में रखी अपने माता पिता की तस्वीर को वो लगातार देखे जा रही थी। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल के अंदर तूफान चल रहा था। उसे लग रहा था कि अब वह दिन दूर नहीं जब उसका वर्षों पुराना रहस्य दुनिया के सामने आ जाएगा। उसने तस्वीर को हाथ में उठाया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। अम्मा, अप्पा, मैंने आपका वचन आज तक नहीं तोड़ा, लेकिन अब डर लगने लगा है। इतना कहकर वह चुप हो गई। उसे अपने माता पिता की आखिरी रात याद आने लगी। वो रात जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन अभी तक उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी, यहां तक कि मंदिर के मुख्य पुजारी वेंकटाचार्य को भी नहीं। दूसरी तरफ विक्रम रेड्डी अपने कमरे में टहल रहा था। उसके मन में बार बार पद्मावती का चेहरा आ रहा था। उसने जीवन में कभी किसी लड़की के बारे में इतना नहीं सोचा था, लेकिन पद्मावती अलग थी, बहुत अलग। उसकी सुंदरता आकर्षित करती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी सादगी दिल को छूती थी। और सबसे ज्यादा उसकी आंखों का दर्द बेचैन कर देता था। विक्रम खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर नारियल के पेड़ हवा में झूम रहे थे, लेकिन उसके मन में केवल एक सवाल था, आखिर पद्मावती कौन है? अगली सुबह तिरुपति की सुबह हमेशा की तरह भक्तों की आवाजों से गूंज रही थी। मंदिर के बाहर फूलों की दुकानें सज चुकी थी। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। पद्मावती अपनी दुकान पर बैठी फूलों की मालाएं बना रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला वहां आई। वह महिला वर्षों से उसे जानती थी। महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करें। पद्मावती हल्का मुस्कुरा दी, लेकिन उसके चेहरे की उदासी छिप नहीं सकी। महिला चली गई और तभी सामने फिर वही सफेद गाड़ी आकर रुकी। पद्मावती समझ गई, विक्रम आ गया था। वो गाड़ी से उतरा। आज उसके हाथ में फूलों का कोई बहाना नहीं था। वो सीधे दुकान तक आया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर विक्रम ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं?
पद्मावती ने बिना ऊपर देखे कहा, अगर जवाब देना जरूरी लगा तो दूंगी। विक्रम हल्का मुस्कुराया, आप हमेशा अकेली क्यों रहती हैं? पद्मावती का हाथ रुक गया। कुछ क्षण तक वह चुप रही, फिर बोली, कुछ लोग अकेले रहना नहीं चुनते, किस्मत उन्हें अकेला कर देती है। विक्रम पहली बार उसकी आवाज में दर्द महसूस कर रहा था। उसने धीरे से पूछा, आपके माता पिता? पद्मावती की आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कुछ घाव जितने पुराने होते हैं उतना ही ज्यादा दर्द देते हैं। इतना कहकर वह उठी और मंदिर की ओर चली गई। विक्रम वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल कह रहा था कि पद्मावती के पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द छिपा है। उधर मंदिर में वेंकटाचार्य सब कुछ देख रहे थे। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी थी, क्योंकि पूरे तिरुपति में बातें फैल चुकी थी। लोग कहने लगे थे कि करोड़पति विक्रम का दिल साध्वी पद्मावती पर आ गया है। कुछ लोग मजाक बना रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, और कुछ लोग इस कहानी को उत्सुकता से देख रहे थे। शाम तक यह बात मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों तक भी पहुंच गई। उस रात मंदिर के एक कमरे में बैठक बुलाई गई। वेंकटाचार्य वहां मौजूद थे। कुछ बुजुर्ग सदस्य भी बैठे थे। एक सदस्य ने कहा, अगर यह बात आगे बढ़ी तो मंदिर की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। दूसरा बोला, लोग पद्मावती को साध्वी मानते हैं। तीसरा बोला, हमें विक्रम से बात करनी चाहिए। वेंकटाचार्य चुप बैठे रहे, क्योंकि उनके दिल में कहीं न कहीं पद्मावती के लिए सम्मान था, लेकिन वह भी सच्चाई नहीं जानते थे। अगले दिन विक्रम फिर मंदिर पहुंचा। इस बार वह सीधे भगवान के दर्शन करके बाहर निकला। दोस्तों, लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि कुछ लोग पद्मावती के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। एक आदमी बोला, देखना, अब ये साध्वी भी अमीरी देखकर बदल जाएगी। दूसरा हंस पड़ा, करोड़पति का रिश्ता कौन ठुकराएगा? उनकी बातें सुनकर विक्रम का खून खौल उठा। वो उनके पास गया और शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, किसी के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले खुद को देख लेना चाहिए। दोनों आदमी चुप हो गए। विक्रम वहां से चला गया, लेकिन ये बात पूरे बाजार में फैल गई। पद्मावती तक भी पहुंची। उसे पहली बार एहसास हुआ कि विक्रम केवल उसकी सुंदरता नहीं देख रहा, वो उसका सम्मान भी करता है। उस रात पद्मावती अपने घर के बाहर बैठी थी। आसमान में चांद चमक रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक उसे अपने पिता राघवैया की बातें याद आने लगी। बेटी, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसके पिता केवल उसके पिता नहीं थे, वे उसके आदर्श थे। लेकिन दुनिया उन्हें भूल चुकी थी, और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा दुख देती थी। कुछ दिन बीत गए। विक्रम और पद्मावती की मुलाकातें बढ़ने लगी, लेकिन दोनों हमेशा मर्यादा में रहते। वे मंदिर के आंगन में बातें करते, फूलों की दुकान के पास बातें करते, कभी कभी केवल एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। धीरे धीरे दोनों के दिलों में भावनाएं गहरी होने लगी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने दिल की बात नहीं कही। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। मंदिर में एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला था। तिरुपति के हजारों श्रद्धालु वहां आने वाले थे। तैयारियां जोरों पर चल रही थी। पद्मावती भी सेवा में लगी हुई थी। तभी मंदिर के पुराने भंडार कक्ष की सफाई शुरू हुई। वर्षों से बंद पड़े उस कक्ष में पुराने दस्तावेज, अभिलेख और रिकॉर्ड रखे हुए थे। मंदिर के कर्मचारी धूल साफ कर रहे थे। अचानक उन्हें एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी बहुत पुरानी थी, उस पर धूल जमी हुई थी। जब उसे खोला गया तो अंदर पुराने कागजात रखे हुए थे। कर्मचारी उन्हें लेकर वेंकटाचार्य के पास पहुंचे। वेंकटाचार्य ने धीरे धीरे कागजात देखने शुरू किए। अचानक उनकी नजर एक नाम पर पड़ी, और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। उस पर लिखा था, राघवैया, पद्मावती के पिता का नाम। वेंकटाचार्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूरा दस्तावेज पढ़ना शुरू किया, और जो लिखा था उसे पढ़कर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने वर्षों तक इतना बड़ा सच मंदिर की दीवारों के भीतर छिपा रहा। उधर पद्मावती को अभी तक कुछ पता नहीं था।
वह मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं को प्रसाद बांट रही थी। लेकिन किस्मत अब उसका रहस्य दुनिया से ज्यादा देर तक छिपाने वाली नहीं थी। दोस्तों, आगे कहानी में वही दस्तावेज पूरे मंदिर को हिलाकर रख देगा। पद्मावती के पिता के बारे में जो सच सामने आएगा, उसे सुनकर पुजारी से लेकर गांव वाले तक रो पड़ेंगे। और यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की ओर बढ़ेगी। मंदिर के पुराने अभिलेख को हाथ में लिए वेंकटाचार्य कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने वर्षों तक इतना बड़ा सच सबकी नजरों से छिपा रहा। अगले दिन मंदिर में होने वाले विशाल धार्मिक आयोजन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। तिरुपति के कोने कोने से श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे थे। मंदिर का विशाल प्रांगण लोगों से भरा हुआ था। चारों ओर फूलों की सजावट थी। नारियल के पेड़ हवा में झूम रहे थे। घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्ति से भर रही थी। पद्मावती हमेशा की तरह सेवा में लगी हुई थी। उसे अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उधर विक्रम भी सुबह सुबह मंदिर पहुंच चुका था, लेकिन आज उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कोई बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। कुछ ही देर बाद वेंकटाचार्य मंच पर पहुंचे। उनके साथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी मौजूद थे। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। सबकी नजरें मंच पर टिक गई। वेंकटाचार्य ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। आज मैं आप सबको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप सबकी आंखें नम हो जाएंगी। पूरा मंदिर शांत हो गया। विक्रम भी ध्यान से सुनने लगा। पद्मावती आश्चर्य से मंच की तरफ देखने लगी। वेंकटाचार्य ने हाथ में पकड़ा हुआ पुराना दस्तावेज ऊपर उठाया। ये मंदिर का पुराना अभिलेख है और इसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा है जिसे इस मंदिर ने लगभग भुला दिया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तभी वेंकटाचार्य ने ऊंची आवाज में नाम लिया, राघवैया। नाम सुनते ही पद्मावती का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखें फैल गई। वो अवाक खड़ी रह गई। वेंकटाचार्य की आवाज भर्रा गई। वर्षों पहले तिरुमला की पहाड़ियों में भयंकर बारिश हुई थी। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर मंदिर की ओर बढ़ रहा था। हजारों श्रद्धालुओं की जान खतरे में थी। भीड़ एकदम शांत थी। हर कोई ध्यान से सुन रहा था। दोस्तों, वेंकटाचार्य आगे बोले। उस समय एक व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने दौड़ पड़ा। उसने घंटों तक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। उसने मंदिर के कर्मचारियों की मदद की। उसने कई लोगों की जान बचाई। लेकिन ये कहते कहते वेंकटाचार्य की आंखें भर आईं। उस बहादुर इंसान ने अपनी जान गंवा दी। पूरे प्रांगण में सन्नाटा छा गया। वेंकटाचार्य ने कांपते हाथों से दस्तावेज खोला। उस बहादुर व्यक्ति का नाम था राघवैया। भीड़ स्तब्ध रह गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वेंकटाचार्य ने आगे कहा, और राघवैया की बेटी आज भी इसी मंदिर की सेवा कर रही है। अब सबकी नजरें पद्मावती पर थी। पद्मावती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे। वर्षों से अपने पिता की याद दिल में छिपाकर रखने वाली बेटी आज सबके सामने खड़ी थी। वेंकटाचार्य मंच से नीचे उतरे। वो सीधे पद्मावती के पास पहुंचे और फिर ऐसा दृश्य हुआ जिसे देखकर पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। वेंकटाचार्य ने सबके सामने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, हमें माफ कर दो। पद्मावती हिल गई। गुरुवर, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन वेंकटाचार्य रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, जिस परिवार ने इस मंदिर पर इतना बड़ा उपकार किया, हम उसी परिवार की बेटी को समझ नहीं पाए। हमने तुम्हें परखा। हमने तुम पर शक किया। हमें क्षमा कर दो। ये सुनकर लक्ष्मम्मा भी रो पड़ी। भीड़ में खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गई। दोस्तों, जो लोग कभी पद्मावती के बारे में बातें करते थे, वे शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। तभी पद्मावती ने कांपती आवाज में कहा, गुरुवर, कृपया ऐसा मत कहिए। मेरे पिता ने जो किया वो उनका कर्तव्य था, और मैं जो कर रही हूं वो मेरी जिम्मेदारी है। भीड़ उसकी बात सुन रही थी। तभी विक्रम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में भी सम्मान था। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था। पद्मावती ने पहली बार पूरे मंदिर के सामने बोलना शुरू किया।
आज मैं भी एक सच बताना चाहती हूं। भीड़ एकदम शांत हो गई। पद्मावती ने गहरी सांस ली। मैं साध्वी नहीं हूं। पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। पद्मावती ने आगे कहा, मेरे माता पिता के निधन से पहले मैंने उनसे एक वचन लिया था। मैंने उनसे वादा किया था कि कुछ वर्षों तक अपना जीवन भगवान की सेवा को समर्पित करूंगी। मैंने सफेद वस्त्र इसलिए धारण किए। मैंने विवाह से दूरी इसलिए बनाई। मैंने संसार का त्याग नहीं किया था। मैं केवल अपने माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर रही थी। ये सुनते ही लोगों की आंखें भर आई। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। वर्षों का रहस्य सामने आ चुका था। तभी विक्रम आगे आया। पूरा मंदिर उसे देख रहा था। उसने हाथ जोड़कर वेंकटाचार्य से अनुमति मांगी। फिर वह पद्मावती के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। पद्मावती, मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो तुम्हारी सुंदरता ने मुझे रोका था, लेकिन आज मैं जानता हूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता तुम्हारा दिल है। पूरे मंदिर में सन्नाटा था। विक्रम आगे बोला, तुम्हारे त्याग, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे माता पिता के प्रति सम्मान ने मुझे तुम्हारा और भी बड़ा प्रशंसक बना दिया है। उसने कुछ क्षण रुककर कहा, अगर तुम अनुमति दो तो मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूं। भीड़ की सांसें जैसे थम गई। पद्मावती की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ क्षण तक चुप रही। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। उसे अपने माता पिता याद आ गए। उसे वो वचन याद आ गया जिसे उसने वर्षों पहले निभाने का संकल्प लिया था। तभी वेंकटाचार्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा व्रत पूरा हो चुका है। तुमने अपने माता पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान किया है। अब तुम्हें खुश रहने का अधिकार है। लक्ष्मम्मा ने आगे बढ़कर पद्मावती का हाथ थाम लिया। बेटी, भगवान ने तुम्हारे लिए यही रास्ता चुना है। पद्मावती अब खुद को रोक नहीं सकी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से सिर झुका दिया। विक्रम की आंखों में खुशी चमक उठी। पूरा मंदिर तालियों और जयकारों से गूंज उठा। कुछ सप्ताह बाद तिरुपति में एक भव्य विवाह का आयोजन हुआ। पूरा मंदिर फूलों से सजाया गया। नारियल के पेड़ रंग बिरंगी सजावट से चमक रहे थे। घंटियां लगातार बज रही थी। श्रद्धालुओं के चेहरे खुशी से भरे हुए थे। विक्रम पारंपरिक वेशभूषा में मंडप में बैठा था, और जब पद्मावती दुल्हन के रूप में वहां पहुंची तो हर कोई उसे देखता रह गया। आज उसके चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची खुशी थी। आज उसके माता पिता का सपना पूरा हो रहा था। मंडप में बैठे वेंकटाचार्य की आंखें नम थी। लक्ष्मम्मा बार बार आंसू पोंछ रही थी। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई और आखिरकार विक्रम और पद्मावती एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। मंदिर की घंटियां गूंज उठीं। जयकारों की आवाज दूर तक फैल गई। तिरुपति की हवा जैसे उस दिन एक नई खुशी लेकर बह रही थी। और कहीं ऊपर शायद राघवैया और सावित्रम्मा भी अपनी बेटी को खुश देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत, कपड़ों या समाज में उसकी हैसियत से नहीं होती, बल्कि उसके संस्कार, त्याग और कर्मों से होती है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को देखकर उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं, लेकिन उसके जीवन का संघर्ष और सच्चाई कुछ और ही होती है। इसलिए किसी के बारे में बिना जाने उसे गलत नहीं समझना चाहिए। पद्मावती ने अपने माता पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करके ये साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम, त्याग और संस्कार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वहीं विक्रम ने यह दिखाया कि प्रेम केवल सुंदरता से नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र और सम्मान से होता है। सम्मान, इंसानियत और सच्चे प्रेम की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, अगर इस भावनात्मक कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, आपकी आंखें नम कर दी हो, तो जाते जाते एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। हमारे चैनल BS स्टोरी वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भावनात्मक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।